अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, तुमने मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। इस खुशी में आज तुम्हें बिरयानी के साथ रसगुल्ले खिलाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, इंस्पेक्टर, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? और ये तो बताओ कि अब दोस्त कब जाने वाली है? इंस्पेक्टर नाथन ने फिजा में दोनों बाजू बुलंद किया और खुशी के मूड में बोला, थैंक गॉड, वो तो मुँह अंधेरे ही खाड़ी से निकल कर अपने सफ़र पर रवाना हो गई थी। मैंने भी इत्मीनान का सांस लिया। इंस्पेक्टर नाथे ने मुझे सिगरेट दिया और ख़ुद भी सिगरेट सुलगाया और बोला, मैंने कमांडर शिवाजी को तुम्हारे खदशात और तशवीश से आगाह कर दिया था, लेकिन वो पांडिचेरी जाने पर ही मिस्र था। वहाँ से उसका इरादा कलकत्ते की जेटी की तरफ निकल जाने का है। मैंने सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर कंधे उचकाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, ये कमांडर की अपनी जिम्मेदारी होगी। वैसे उसे श्रीलंका के समंदर वाला बहरी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था। और पांडिचेरी पर भी हमारी इतला के मुताबिक सनहाली तकरीबकारों का जोर है। तुम्हें तो मालूम ही है कि आजकल हमारे प्यारे देश भारत माता के दुश्मन तमिलनाडु में तमिललैंड के क्याम की खुफिया तहरीक चला रहे हैं। इंस्पेक्टर नाथन बोला, लेकिन कमांडर शिवाजी मुझे ज़िद्दी आदमी मालूम होता है। वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। खैर, हमें उसकी वेलफेयर की प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे पांडिचेरी में हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। किसी ऐसी वैसी बात का कोई ख़तरा नहीं है। फिर इंस्पेक्टर नासन ने मुझसे मेरा आइंदा प्रोग्राम पूछते हुए बताया कि उसने दिल्ली हेडक्वार्टर को अब दूध और यूरेनियम के खरिया से निकल जाने की इतला कर दी है। मैंने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा ख्याल है मुझे आज ही दिल्ली से कोई पैगाम मिल जाएगा वापस आने का। हो सकता है कल या परसों मुझे यहाँ से कूच करना पड़े। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, कैप्टन मेहता भाई, तुम बहुत याद आओगे। ये हमारा देश का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे महकमे में तुम जैसे लायक और नौजवान अफसर मौजूद हैं। दिल्ली पहुंचकर मुझे खत लिखना ना भूलना। फिर वह उठा और बोला, अभी तुम्हारा इस क्वार्टर में ही रहना मुनासिब है। वैसे अगर तुम चाहो तो कोट पतलून पहनकर कन्याकुमारी शहर की सैर व तफरीह कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जेटी और लेबर ऑफिस की तरफ आने का मशवरा नहीं दूंगा। मुझे कन्याकुमारी के कस्बानुमा शहर को देखने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा, मैं यहीं रहना पसंद करूंगा। वैसे अब झोंपड़ी में नहीं जाऊंगा। ज़मीन पर सोते सोते मेरी कमर दर्द करने लगी है। इंस्पेक्टर नाथन ने हल्का सा कहका लगाया और बोला, ये भी तुम्हारी सेवा थी भारत माता के लिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य था। यह कहकर मैंने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दिया। इंस्पेक्टर नाथन बाहर निकलते हुए बोला, मैं 1 बजे तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा। वैसे अब तुम रात को क्वार्टर की बत्ती भी जला सकते हो। खतरा टल गया है। ऑल क्लियर का सायरन बज चुका है। और वह हंसता हुआ कमरे से निकल गया। मैं किचन में गया, मछली को फ्राई पैन से निकालकर प्लास्टिक की थैली में डाला और दोबारा रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर कमरे में बरामदे में खुलने वाली खिड़की के करीब आरामदा कुर्सी पर बैठ गया और हिसाब लगाने लगा कि अब दोज में मेरे लगाए हुए बमों के फटने में कितनी देर बाकी रह गई है। एक धड़का मुझे बराबर लगा हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि कमांडर एक बार फिर अब दोस्त की चेकिंग शुरू कर दे। ऐसी सूरत में न सिर्फ ये एटमी अब दोस्त तबाही से बच जाती है, बल्कि मैं भी किसी लम्हे गिरफ्तार किया जा सकता था। अगरचे इस सूरत हाल का पैदा होना करीन क्यास नहीं था। एटमी अब दोस्त के भारतीय कमांडर शिवाजी को अब दोस्त की चेकिंग की ज़रूरत नहीं थी, जबकि उसे दिल्ली और मद्रास की हाई कमांड इंटेलिजेंस के 2 आला तरीन अफसर आल क्लियर का सर्टिफिकेट दे चुके थे। फिर भी शायद इंसानी कमजोरी के वजह से मुझे इस इम्कान का डर लगा हुआ था और इस खौफ को उस लम्हे तक मेरे असाब पर स्याह बदल बनकर रहना था जब तक अब दोस्त में धमाका नहीं हो जाता। पाकिस्तान में मुझे अपने बास को वायरलेस पैगाम देने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें इन दोनों हादसात का इल्म हो ही जाता। ताहम मैंने सोचा कि अगर आज रात को बास को खबर कर ही दी जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हो सकता है मुझे आइंदा के लिए नया अमल दिया जाए। 2 घंटे के बाद इंस्पेक्टर नाथन खाना लेकर आ गया। वो 2 बजे तक मेरे पास बैठा बातें करता रहा। जब तक दिल्ली हेडक्वार्टर से मेरे बारे में कोई इशू नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर नाथन चला गया तो मैं दर्जों को अंदर से बंद करके सो गया। रात पूरी नींद ना कर सका था। इस वक्त दोपहर को ऐसा बेसुध होकर सोया कि जब आँख खुली तो शाम के साए नारियल के दरख्तों पर आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गए थे। मैंने उठकर गुस्ल किया और चाय बनाकर पीने लगा। देखते ही देखते रात हो गई। खाना रात के लिए भी पड़ा था। मुझे इस तरफ से इत्मीनान था। मैंने अब कमरे की बत्ती रोशन कर रखी थी। सोने वाले कमरे और किचन की बत्तियां नहीं जलाई थीं। मैं बाहर वाले पंखे के नीचे कुर्सी पर बैठा सिगरेट पीते हुए
अब दोस्त के धमाके के बारे में सोच ही रहा था। टाइम बम को कल दिन के 12 बजे फटना था। मेरे कानों में जैसे कलाक की टक टक गूंज रही थी। इसे कल दिन के 12 बजे तक गूंजते रहना था। फिर एक भयानक आवाज़ गूंजने वाली थी। मैं चौंक पड़ा। दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी थी। ये कौन होगा? शायद इंस्पेक्टर नाथन हो। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो बरामदे में नाटे कद का काला कलौटा सनहाली अमरीकी एजेंट शंभू खड़ा, अपनी उल्लू जैसी जर्द आंखों से मेरी तरफ देखकर बेनिखेज अंदाज में मुस्करा रहा था। इधर से गुजर रहा था। बत्ती जलती देखी तो आ गया। क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसको अपने क्वार्टर के बरामदे में देखकर मेरा माथा ठनका। इस बदबख्त को तकरीबन यकीन हो चुका था कि मैं डबल एजेंट हूँ और भारतीय सीआईडी के लिए भी काम करता हूँ। झोपड़ी के बजाय इस क्वार्टर में मेरी मौजूदगी और निस्बतन साफ सुथरे कपड़े इस बात की कमादी भी कर रहे थे। मैंने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट पैदा करते हुए कहा, आ जाओ संघो। अंदर आकर उसने सांस खींचा और बोला, तुम बढ़िया सिगरेट पी रहे थे वनकटा। वो बीड़ी सुलगाकर मेरे सामने बैठ गया और बोला, मैं भी अपने वतन लंका की खिदमत करता हूँ और अपने अहम मिशन पर हूँ। तुम भी अपने वतन की सेवा करने यहाँ अपने मिशन पर आए हुए हो, लेकिन मैं तो ना यहाँ वाला क्वार्टर में रह सकता हूँ और ना मुझे बढ़िया सिगरेट नसीब है, लेकिन तुम्हारे पास ये सब कुछ है। क्या बात है दोस्त? वो गहरी नज़रों से झुककर मेरी तरफ देख रहा था। तुम असल बात मुझको बता क्यों नहीं देते? मुझे तो वैसे भी पता चल गया है कि तुम इंडियन इंटेलिजेंस के लिए। खामोश संघ। मैंने तुरशरोई से कदरे ऊंची आवाज़ में उसे आगे कुछ कहने से रोक दिया। वो एकदम से चुप हो गया। मुझे फ़ौरन ही नाजुक सूरत हाल का एहसास हुआ। ये शख्स मुझे सख्त नुकसान पहुंचा सकता था। मुझे बड़ी हिकमत अमली के साथ इससे निमटना था। मैंने फ़ौरन ही उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से दबाया और कहा, माफ़ करना संघो, मैं जज्बाती हो गया था। अच्छा, अगर तुम्हें यह शक है तो फिर मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ बात को यहीं ख़त्म करके भूल जाओ। मकार शंखू ने मुंह और उठाकर एक अजीब सा कहका लगाया। इस वक्त वह मुझे कोई खतरनाक जानवर लगा। मैंने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर दबाया और आंख मारकर कहा, मैं तुम्हारे लिए भी काम करने को तैयार हूँ संघो। तुम मेरे पेशावर भाई हो। ठहरो, मैं तुम्हें कीमती सिगार पिलाता हूँ। देखोगे तो खुश हो जाओगे। तुम किचन में जाकर अपने लिए चाय बना लो। संघो बड़े मैनीखेज और तंजिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ उठा और किचन में चला गया। मैं बरामदे से निकलकर तेजी से झोंपड़ी में गया। बोरिया उठाकर नीचे से जहरीला सिगार उठाकर जेब में डाला और वापस अपने क्वार्टर में आ गया। चंद कदमों के फासले पर ही तो मेरी झोंपड़ी थी। क्वार्टर में आया तो सुनहली एजेंट संघू अपने लिए चाय बनाने के बाद बिरयानी प्याले में डालकर खा रहा था। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, संघू दोस्त, तुम्हारा मुझ पर बड़ा हक है। भला मैं तुम्हें कैसे अंधेरे में रख सकता हूँ? संघू मेरी तरफ देखते हुए खाना खाते रुक गया और तेज लहजे में बोला, मगर तुमने आज तक मुझे बेखबर रखा। तुम इंडिया के लिए भी पाकिस्तान की जासूसी करते हो और पाकिस्तान को इंडिया की इन्फॉर्मेशन देते हो। तुम्हें मुझे हर माह इंडिया से मिलने वाली रकम में से 2,000 रुपये अदा करने होंगे। क्या तुम तैयार हो? सनहाली एजेंट खुलकर मेरे सामने आ गया था। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जहरीला सिगार मेरे हाथ में था और मैं उसे अपनी उंगलियों में आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा था। मैंने कहा, संघो भैया, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं तुमसे दुश्मनी कैसे मोल ले सकता हूँ? वो जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगा। ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी खाना था। मैं जहरीले सिगार को अपनी उंगलियों में ऐसा ऐसा घुमा रहा था। मेरी आंखें बरामदे में सामने बैठे खतरनाक तरीन सनहाली एजेंट संघू, जो अब खाना ख़त्म कर चुका था। थोड़ी देर पहले उसने ये इंकशाफ करके मेरे पांव तले से ज़मीन खिसका दी थी कि वो जानता है कि मैं डबल एजेंट हूँ और पाकिस्तान के लिए भी जासूसी करता हूँ। इस चौंका देने वाले इंकशाफ ने मेरे कौमी मिशन को बुनियादों तक हिला कर रख दिया था। ये मिशन मुझे बतौर कमांडो इसलिए कबूल करना पड़ा था कि हमसाया मुल्क ने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया था और वह इसको टुकड़े टुकड़े करने के ख्वाब देख रहा था, बल्कि अमली तौर पर तकरीबी और पाकिस्तानी दुश्मन कार्रवाइयों में मसरूफ़ था। उसने दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत से दिफाई मुआहदा कर लिया था और एटमी धमाका भी कर चुका था। ये तमाम शवाहद दुश्मन हमसाया मुल्क के नापाक अज़ाइम की निशानदही करते थे। चनाचे कौमी बका और मुल्क के इस्तेहकाम का तकाजा था कि मैं अपनी सलाहियतों को बुरुकार लाते हुए दुश्मन की पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी खुफिया सरगर्मियों पर निगाह रखूँ और इस राह में अगर मेरी जान भी चली जाए तो अपने मिशन से हरगिज़ मुँह ना मोड़ूँ। चुनाचे ये हकीकत है कि मैं जान हथेली पर रखकर इस मिशन पर निकला था और इस वक्त दुश्मन के पेट में बैठा
उसकी पाकिस्तान दुश्मन खुफिया कार्रवाइयों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा था। ये जासूसी गैर मुल्की रिसालों से अख्ज़ करके ली गई कोई फर्जी कहानी नहीं है, यह सच्ची आप बीती है, और मैं इसे आप तक इसलिए नहीं पहुंचा रहा कि आप इसको फुर्सत के वक्त पढ़कर जी बहलें, बल्कि मैं हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की आंखें खोल कर दुश्मन के तबाहकुन नापाक अज़ाइम को बेनकाब कर रहा हूँ, ताकि आप अपने असल दुश्मन को पहचानें और इस प्यारे वतन की हिफाजत कर सकें, जिसके क़याम के लिए हमने ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती है। दुश्मन ने 40 साल गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया और वह इसको ख़त्म करने के दर पे है। अगरचे इसे हर बार शिकस्त का मुँह देखना पड़ा, मगर वो तकरीबी और पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों में लगा हुआ है, कभी अपने जंगी साजो सामान की तादाद से, कभी सूबाई मुनाफरत से। वो हमारी सफ़ों में इंतशार फैलाने से बाज नहीं आता। ज़रूरत इस अमर की है कि दुश्मन की लाइन ऑफ एक्शन को पहचाना जाए और उससे होशियार रहा जाए। यही वो मिशन है जिसको लेकर मैं दुश्मन की खुफिया कमीनगाहों में उनके दरमियान जान हथेली पर लिए बैठा हूँ, ताकि आपको आने वाले ख़तरात से आगाह कर सकूँ। ये हकीकत है कि भारत में मौत मेरी हमसफ़र है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा होगा जिस रोज़ वो मेरे करीब से होकर ना निकल गई हो, लेकिन मैं वतन परस्त कमांडो हूँ। अगर मेरी 1 लाख जानें भी हों तो मैं अपनी खुशी से अपने प्यारे वतन पर कुर्बान कर दूँ, मगर अपनी एक जान के एवज़ में दुश्मन के 1000 पाकिस्तानी दुश्मन अज़ैम और मनसूबों को खाक में ज़रूर मिला दूंगा। यही मेरा मुक़द्दस मिशन है और यही अब मेरी ज़िंदगी का मकसद है। संघों पर यह बात एक एतबार से वाज़ेह हो गई थी कि मैं पाकिस्तान के मफादात के लिए काम कर रहा हूँ। यह एक ऐसा इंकशाफ था कि जिसके बाद मेरे हाथों सनहाली एजेंट संघों की मौज यकीनी हो गई थी। अब उसका ज़िंदा रहना ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे मिशन की भी मौत थी। चुनाचे मैं बेताबी से उस तारीखी और संघों की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात का इंतज़ार कर रहा था, जब संघों मेरे जहरीले शिकार किया और अपनी ज़िंदगी के आखिरी कश लगाएगा। बिरयानी खा चुकने के बाद उसने धोती के पल्लू से अपने हाथ साफ किए, तो मैंने शिकार उसकी तरफ बढ़ा दिया और तमिल ज़बान में कहा, अब दोस्त के कैप्टन शिवाजी ने 2 शिकार दिए थे, एक मैंने पी लिया था, बस ये आखिरी रह गया है, इकट्ठे मिलकर पी लेंगे। संघों ने शिकार मेरे हाथ से ले लिया और उसे सूंघने लगा। मैं होशियार हो गया, कम बखत आखिर एजेंट है, कहीं से कोई शक न पड़ जाए, मगर ऐसी बात नहीं थी। संघों ने तंबाकू की खुशबू लेने के बाद ऐसा किया था। कहने लगा, तंबाकू तर्जना पुली के सिगारों जैसा है। मैंने फ़ौरन माचिस जलाई। मैं चाहता था कि वो जल्दी से सिगार को सुलगा ले। जलती हुई तीली उसके मुंह के करीब लाया तो न जाने क्या बात हुई कि तीली बुझ गई। मैं जल्दी जल्दी दूसरी तीली निकालने लगा तो घबराहट में माचिस मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ी। ये हरकत मुझे तबाह कर सकती थी। मुझे ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए था। संघू को शुबा पड़ सकता था। मैंने जल्दी से माचिस उठाई। संघू ने माचिस मेरे हाथ से छीन लिया और बोला, लेकिन मैं तुमसे डबल कमीशन लूँगा, 2000 जमा 2000, तो मैं 4000 रुपये हर महीने अदा करने होंगे, वरना मैं बड़ी आसानी से तुम्हें भारतीय सिक्योरिटी वालों के हवाले कर सकता हूँ और वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे, इसका तुम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हो। इस वक्त मैं संघू की हर शर्त कबूल करने को तैयार था। सिर्फ ये चाहता था कि वो शिकार सुलगा के उसके 2 कश लगे, मगर कम बखत शिकार को सुलगा ही नहीं रहा था। एक हाथ में शिकार और दूसरे हाथ में माचिस लिए वो इत्मीनान से बरामदे के फर्श पर अकड़ू बैठा, मुझसे अपना कमीशन तय करने में लगा हुआ था। मैंने झिंझला कर कहा, संगो भाई, तुम जितना कमीशन कहोगे मैं देने को तैयार हूँ, तुम क्यों परेशान होते हो? लो ये सिगार मैं सुलगाई देता हूँ, इसका एक कश लगाने को बहुत जी चाहता है। मैंने संगू के हाथ से सिगार ले लिया और फौरन माचिस जलाकर उसे सुलगा दिया। सिर्फ एक हल्का सा कश लगाया और मुंह से धुआं छोड़ते हुए सिगार संघू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो एक कश लगा कर देखो, ऐसा बढ़िया सिगार तुमने कभी नहीं पिया होगा। संघू ने बेपरवाही से कहा, अरे बड़े पिए हैं सिगार मैंने, इतनी मोहब्बत से दे रहे हो तो लाओ, 1-2 कश लगा कर देख लेते हैं। 1-2 कश ही उसके लिए काफ़ी थे। 1-2 कश से ज़्यादा अब उसकी किस्मत में नहीं थे। संघू ने सिगार लेकर मुंह से लगा लिया। एक कश मैं खींच चुका था, तीसरे कश पर सिगार के अंदर सोई हुई मौत को बेदार हो जाना था और चौथे कश पर साइनाइड जहर को संघू के खून में शामिल होकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना था। संघू ने एक कश लगाया, फिर दूसरा कश लगाया और सिगार मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तो बड़ा फीका है वेनकटा, इसे तुम ही पियो। ऐसा कभी न हुआ था। जिसने सिगार को एक बार मुंह से लगाया फिर वो उसे वापस ना कर सका था। मौत संघू के दरवाजे पर दस्तक देकर वापस चली गई थी।
मेरे कश लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने कहा, अरे तीसरे चौथे कश पर यह कड़वा हो जाता है, तुम पी कर तो देखो। संगो सिगार को अपने होठों तक ले गया। मौत उससे सिर्फ एक कश के फासले पर थी कि अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो कफियत उस वक्त थी उसे एक एजेंट ही पहचान सकता था। मैं भी एक एजेंट था। उसने सिगार मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, मगर तुम इसे पीते हुए क्यों घबरा रहे हो? उसे शुबा हो गया था कि सिगार में कोई जहर अमेजा है। मैंने खांसना शुरू कर दिया और ये बहाना बनाया कि उसके पीने से मेरा गला खराब हो गया है। संघू ने सिगार को लालटेन की रोशनी में आगे करके देखा, एक बार फिर उसे सूंघा और बरामदे के फर्श पर फेंक कर उसे पाँव से मसल दिया। वेनकटा, तुम इस तरह मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। वो खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर एक तशवीश अंगेज सकूत था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, वेनकटा, मैं कल दोपहर को आऊँगा, मेरे 2000 रुपये तैयार रखना। इतना कहकर वो धोती कसकर बांधता हुआ बरामदे से उतरकर दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गया। अब इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं उसे अपनी निगाहों से ओझल होने देता। इसके हाथ में मेरे मिशन की मौत का ब्लैक वारंट था। उस पर मेरा भीत कम अज़ कम इस हद तक ज़रूर खुल चुका था कि उसके ज़रा से ज़बान हिलाने पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता था। वो मुझे इन मैनों में डबल एजेंट समझता था कि मैं अगरचे भारत की CID का आदमी हूँ, मगर पाकिस्तान के लिए भी जासूसी करता हूँ। ये बात मेरे हक में जहर कातिल थी। जो ही संगो दरख्तों के अंधेरे में दाखिल हुआ, मैं उठकर कमरे में गया। मैंने तकिए के नीचे रखा हुआ चाकू निकाल कर जेब में डाला और कभी खिड़की से दूसरी तरफ रात की रानी की झाड़ियों में कूद गया। अब मैं सरफरोश कमांडो था। मेरे जिस्म में चीते की फुर्ती और लोमड़ी की अजारी से रैद कर चुकी थी। मैं दरख्तों और झाड़ियों की तरीके में बगैर आवाज़ पैदा किया उस आदमखोर चीते की तरफ बढ़ रहा था जिसने इंसान की बू पाली हो। यह सारा इलाका मेरा जाना पहचाना था। मुझे यह भी इल्म था कि संघू तराब वाले दरख्तों की तरफ से होकर ही बस्ती की जानब जाएगा। मैं दूसरी जानब से निकलकर तूफानी भगोले की माने दे आन के आन में तालाब के आखिरी किनारे वाले दरख्तों में पहुंच गया। मुझे यकीन था कि संगो इस तरफ से होकर बस्ती को जाएगा, लेकिन वो भी एक तजर्बाकार पुराना जासूस था। वो मेरे अज़ाइम का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था। चुनाचे वो ना आया। मेरी बेचैनी में इजाफा होता गया। अगरचे संघू की हमदर्दियाँ भारत के साथ नहीं थीं, मगर दौलत के लालच में या इंस्पेक्टर नाथन का एतमाद हासिल करने के लिए वो मेरा रास्ता तस्बाम करके मेरे मिशन को तहस नहस कर सकता था और मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करवा सकता था। एक एक पल मुझे तबाही के किनारे की तरफ ले जा रहा था। मैंने बरक रफ्तारी से तरीक दरख्तों का सारा इलाका कंगाल डाला। संघों का कहीं सुराग ना मिला। मुझे खतरा था कि कहीं वो इंस्पेक्टर नाथन के क्वार्टर की तरफ न चला गया हो। पगड़ नदी को छोड़कर ताड़ के दरख्तों के सतोनुमा दरख्तों के पीछे से होता हुआ इंस्पेक्टर नाथन के क्वार्टर के करीब पहुँच कर रुक गया। क्वार्टर पर अंधेरा छाया था। मैंने सांस रोककर फिजा में कुछ सुनने की कोशिश की। झींगरों की आवाज़ों के सिवाय वहाँ कोई दूसरी आवाज़ नहीं थी। मैं तेज़ी से बस्ती की तरफ पलट गया। संघू बस्ती के एक मकान में रहता था। उसको मैं एक बार देख आया था। चांद लम्हों के बाद मैं करीबी बस्ती की पहली गली के नुक्कड़ पर एक तरफ हटकर अंधेरे में मौजूद था। संघू का मकान इस गली के दूसरे किनारे पर था। मैं उधर से होकर गली की दूसरी नुक्कड़ पर निकल आया। संघू के मकान का सिर्फ एक ही कमरा था, जिसके आगे ज़मीन से ऊंचा बांस का बरामदा बना हुआ था। मैं मकान की तरफ झुककर बढ़ने ही लगा था कि मुझे सामने दूसरी नुक्कड़ से एक इंसान का साया गली में दाखिल होता नजर आया। मैं दीवार की ओट में हो गया और थोड़ा सा सर बाहर निकाल कर अंधेरे में गौर से देखने लगा। इंसानी साया उस मकान की तरफ बढ़ रहा था जिसकी पहली वाली दीवार की ओट में मैं खड़ा था। चाकू मैंने अपने हाथ में दबा रखा था। मैं पंजों के बल जमीन पर बैठ गया। यह संगू ही था। मकान के दरवाजे पर आकर उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर बरामदे में आकर ताला खोलने लगा। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह शख्स इंस्पेक्टर नाथन से मेरी मुखबरी कराया है कि नहीं। जो कुछ ये करके आया था, मुझे उससे तो बाद में निमटना था। पहले इस दुश्मन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। संघू ने कमरे में घुसने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे अंदर से कुंडी लगाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं अंधेरे में पंजों के बल बैठा रहा। मेरा कमांडो जहन बड़ी तेज़ी से मनसूबाबंदी करने में मसरूफ़ था। यहाँ संघू के पास असलहा भी हो सकता था। मुझे बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत थी। मैंने अंधेरे में कमरे को घूर कर देखा। वहाँ कोई खिड़की या रोशनदान मुझे दिखाई ना दिया। अचानक अंदर रोशनी हुई। इस रोशनी का एहसास मुझे यूँ हुआ कि कमरे के ऊपर एक छोटे से रोशनदान में से बिजली के बल्ब की रोशनी बाहर बरामदे में पड़ने लगी थी। बल्ब शायद 60 वोल्ट का था। इसकी रोशनी ज़्यादा नहीं थी,
मैं पलटकर मकान के अक्का में आ गया। उस तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कमरे की अगबी दीवार के साथ ऊंची घास उगी थी और कमरे की कोई खिड़की या रोशनदान न था। एक लिहाज से मैं मुतमैन था कि मेरा शिकार कमरे में बंद हो चुका है। खतरा सिर्फ यही था कि यह शख्स इंस्पेक्टर नाथन से मिलकर मेरा राज फांस ना कराया हो। लेकिन सबसे पहले मुझे इस शख्स से निमटना था। मैं अगर उसका दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो इस अमर का इम्कान था कि संगो पिस्तौल वगैरह लेकर बाहर आए और वह मुझ पर फायर कर सकता था, क्योंकि बरामदे में रोशनदान की वजह से हल्की हल्की रोशनी थी। अगर दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता हूँ तो संघू को संभलने और मुझ पर हमला करने का मौका मिल सकता था। मैं पंजों के बल चलकर बरामदे में आ गया। मैं कमरे की दीवार के साथ जैसे चिपक कर खड़ा था। चाकू मेरे सीधे हाथ में था। मेरे करीबी बांस का बना हुआ एक छोटा सा मोटा पड़ा था। मैंने झुककर उसे अपनी तरफ आहिस्ता से खींचा, फिर उसे दरवाजे के आगे इस तरह लुढ़का दिया कि आवाज़ पैदा न हो। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जंगली जानवर मूंढे पर से छलांग लगाकर भागा है। इसका रद्द-ए-अमल ये हुआ कि सबसे पहले रोशनदान में से आने वाली रोशनी बंद हो गई। शंखू ने बरामदे की आवाज़ सुनकर कमरे की बत्ती भी बुझा दी थी। मैं सांस रोके दीवार के साथ चिपका खड़ा था। फिर कुंडी उतरने की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अंधेरे में मुझे इस हद तक नजर आ रहा था कि मैं अपने शिकार पर झपट सकता था, मगर शंखू भी बड़ा यार शख्स था। वो बाहर नहीं निकला था, बल्कि कमरे के अंदर ही अंधेरे में खड़ा बाहर ऊंधे मुंह पड़े मूढ़े को देख रहा था। मैं पंजों के बल खिंचकर दरवाजे के बिल्कुल बराबर में आ गया। अचानक कमरे के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। उसने तमिल जबान में कहा, शंभू बाहर जाकर देख कोई भाग तो नहीं। मैं चौंक पड़ा। कमरे में कोई औरत भी थी। अच्छा हुआ था कि मैं कमरे में नहीं घुसा था, वरना इस बेगुनाह औरत का भी मुझे खून करना पड़ता। मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था। औरत की आवाज़ पर वो दरवाजे से बाहर निकल आया। इसके साथ ही मैंने उछलकर उसकी गर्दन पर चाकू का भरपूर वार कर दिया। वो लड़खड़ाया। मैंने उसे घसीट लिया और दूसरा भरपूर वार उसके दिल पर किया। अंदर से औरत की घबराई हुई आवाज़ आई, शंभू क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं? मगर शंभू अब बोल नहीं सकता था। चाकू के दो भरपूर वार खाने के बाद उसके हलक से खर खर की आवाज़ें आने लगी थीं। मैंने तीसरे वार से उसकी चेहरा काट डाली और बरामदे से छलांग लगाकर दरख्तों की तरफ भागा। मुझे अपने पीछे उस औरत की चीख की आवाज़ सुनाई दी। इस सारी कार्रवाई में बमुश्किल 15-20 सेकंड लगे होंगे। अपने क्वार्टर में वापस आकर मैंने चाकू को पानी से साफ किया। रोशनी में अपने कपड़े देखे। मेरे कपड़ों पर कहीं कहीं खून के छींटे पड़े थे। इस वक्त कपड़े उतार कर उनकी एक गठड़ी बनाई। चाकू पहुँच कर अलमारी में रखा। बत्ती बुझाई। कौन आलूद कपड़ों की छोटी सी गठड़ी लेकर क्वार्टर के अकब में आ गया। एक जगह नरम ज़मीन को खोद कर गठड़ी को दफन करके ज़मीन हमवार कर दिया और ऊपर पत्ते और झाड़ झंकार बिखेर दिया। वापस क्वार्टर में आकर पलंग पर लेट गया और सोचने लगा कि अगर संधू ने इंस्पेक्टर नाथन को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है तो मैं सख्त खतरे में हूँ। मुझे इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या नया अमल इख्तियार करना होगा। फिर ख्याल आया कि शायद संघू ने भी इंस्पेक्टर नाथन से बात नहीं की होगी। बहरहाल उसका पता सुबह ही चल सकता था। अगला रोज़ मेरे लिए वैसे भी बेहद तजस्सुस भरा था, क्योंकि दूसरे दिन ठीक 12 बजे दुश्मन के एटमी अबदोज में लगाए गए इंतहाई धमाका खेज पेंसिल बमों को पांडेचेरी की बंदरगाह पर फटकर तबाही मचानी थी, जिसकी जिम्मेदारी मुझे सनहाली एजेंटों के सरबराह संघों पर डालनी थी।